हेलो स्टूडेंट्स। तो सेट्स कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 3 इंट्रोडक्शन। हम लोग जा कर के रुके थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट वेज टू रिप्रेजेंट ए सेट। एक सेट को रिप्रेजेंट करने का कितना तरीका है, क्या क्या तरीका है वो। तो दो तरीका है सेट को रिप्रेजेंट करने का। पहले को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरे को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म दोनों सेम है, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। दो तरह से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कैसे देखा जाए, कुछ एग्जांपल लेते हैं सेट्स का। जैसे ए कोई सेट है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ IIT दिल्ली। चलिए दिल्ली को बड़ा अक्षर से लिख देते हैं शुरू करके, नाम है इसलिए, नहीं तो नाराज हो जाएगा। बी कोई सेट है, नेचुरल नंबर लेस देन 10। और सी कोई तीसरा सेट है जिसमें है राम, मोहन एंड श्याम। अब देखिए, इसमें पहला वाला जो सेट है उसमें IIT दिल्ली का सारा स्टूडेंट का नाम लिखना है हमको। अब इसको लिस्टिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है, कॉमा दे दे के कितना लंबा सेट चला जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा इस तरह से, जैसे हम यहाँ राम मोहन श्याम को लिख दिए हैं। तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरह के सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि ए सेट को लिख दीजिए, और इसमें जो भी एलिमेंट आएगा सबका नाम आएगा, है ना, स्टूडेंट्स का नाम आएगा। तो जो भी एलिमेंट आएगा उसके जगह पे हम क्या लिख देंगे? x। एक वेरिएबल यूज कर दिए। वेरिएबल क्या डिनोट कर रहा है? एनी एलिमेंट ऑफ दिस सेट। उसके बाद सेमी कॉलन, या इसको सच दैट पढ़ते हैं, हालांकि ये तो कॉलन है, सेमी कॉलन होगा तो ऐसे रहेगा यहाँ। तो सेमी कॉलन या कॉलन भी दे सकते हैं, यहाँ कॉलन भी दे सकते हैं। इसको सच दैट पढ़ेंगे। तो ये x क्या है? a एक सेट है जिसके अंदर ये एलिमेंट आ रहा है x क्या? एनी एलिमेंट ऑफ दिस सेट, मतलब कोई भी स्टूडेंट का नाम हो सकता है। ये IIT दिल्ली का किसी भी स्टूडेंट का ये नाम हो सकता है। तो x एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, और उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ x लिखेंगे हम। प्रॉपर्टी ऑफ x लिखेंगे। मतलब क्या हुआ इसका? सेट A को डिनोट करेंगे हम कैसे? x सच दैट प्रॉपर्टी ऑफ x। मान लीजिए प्रॉपर्टी ऑफ x को px से डिनोट कर रहे हैं, तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा? x सच दैट px। मीनिंग क्या हुआ इसका? इसी को ऐसे लिखा जाएगा, x सच दैट x इज ए स्टूडेंट ऑफ IIT दिल्ली। ये जो हम लिखे x इज ए स्टूडेंट ऑफ IIT दिल्ली, ये क्या है? प्रॉपर्टी है x का। जो भी एलिमेंट आ रहा है इस सेट में, या जो भी नाम आ रहा है, वो x है, और उसका प्रॉपर्टी क्या है कि वो IIT दिल्ली का स्टूडेंट होना चाहिए। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन जहाँ भी होगा, x सच दैट px, इस फॉर्म को बोलते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है।
हाँ, तो इस तरह के फॉर्म को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये तो उसका जनरल फॉर्म हुआ, है ना। इसको बोलेंगे जनरल फॉर्म, जनरली ऐसे लिखते हैं इसको, तो इसको जनरल फॉर्म कहा जाएगा। और ये तो हुआ इसका, इस सेट का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि x का एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी हो, उस समय सेट को कैसे डिनोट करेंगे, a इज इक्वल टू सेट का एलिमेंट लिख दिए सच दैट px कॉमा qx, मतलब x का पहला प्रॉपर्टी हुआ ये, x का ये दूसरा प्रॉपर्टी हुआ। जैसे अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, उसका एग्जांपल लेते हैं। ए कोई सेट है जिसके अंदर, अच्छा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं उसी को सेट बिल्डर फॉर्म में सिर्फ लिख पाएंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि कोई सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखा जाए और रोस्टर फॉर्म में भी लिखा जाए। किसी सेट को सिर्फ रोस्टर फॉर्म में ही लिख सकते हैं, किसी सेट को सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिख सकते हैं, लेकिन कुछ सेट ऐसा होगा जिसको दोनों तरह से लिखा जा सकता है। जैसे अभी यहाँ 3 एग्जाम्पल लिए हैं, 3 में पहला वाला जो है इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, कॉमा दे दे करके लड़का का नाम लिखते जाइए, स्टूडेंट का नाम लिखते जाइए। बी वाला जो सेट है तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म से दिखाएंगे, ए वाले को। बी वाला जो है नेचुरल नंबर लेस देन 10, क्लियर है हमारा, 1 से ले करके 9 तक लिखना है, लेस देन 10 बोला है तो 9 तक लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और सी वाला जो है सी सेट, इसमें राम मोहन और श्याम, अब इसके तीनों के पास कोई कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए इसको सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ऑल बॉयज, तो ऑल बॉयज में तो तीन ही का नाम क्यों आएगा, और भी रहना चाहिए था, है ना। तो ये तीनों के पास कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए इसको प्रॉपर्टी वाले फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। देखिए हम फर्स्ट वाले लेक्चर में बताए थे कि किसी भी सेट का जो एलिमेंट होगा उसके पास एक डिफिनिट या कॉमन प्रॉपर्टी होता है। अब इसके पास कोई कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है, कोई डिफिनिट प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में ही लिख सकते हैं। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना मुश्किल होगा सी वाले को। बी वाले को हम लोग दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ए वाले सेट को सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे, जैसे यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं। अब जैसे देखिए 2 प्रॉपर्टी वाला कौन सा सेट होगा, हम यहाँ लिख रहे हैं 2 4 6 8 10। अब क्या क्या प्रॉपर्टी है इसके पास, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें। तो ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट x मतलब क्या हो गया कि 2 भी हो सकता है, 4 6, कोई भी जनरल एलिमेंट ले लिए वहाँ से, आर्बिट्रेरी, है ना, आर्बिट्रेरी मतलब एनी एलिमेंट उठा लिए x। अब इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, पहला प्रॉपर्टी है कि x इज इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि x इवन नेचुरल नंबर तो है, एक प्रॉपर्टी तो इसका है कि ये सब नेचुरल नंबर है ना। दूसरा क्या प्रॉपर्टी है, दूसरा प्रॉपर्टी है कि जितना भी नंबर इसमें है वो सब लेस देन 10 है, ठीक है। जितना भी नंबर इसमें लिखा हुआ था सब क्या था, लेस देन 10 है। तो इस तरह से इसी सेट को ये देखिए रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, अभी तक सेट बिल्डर फॉर्म बताया कि सेट बिल्डर फॉर्म हमेशा कैसा होगा, एक सेट होगा कोई भी, कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे ए ही नाम लेंगे, कोई भी सेट होगा उसका एलिमेंट लिख दिए, आर्बिट्रेरी एलिमेंट मतलब कोई भी हो सकता है ये, सच दैट px, इस फॉर्म में जो भी सेट लिखा जा रहा है इसको बोला जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। एलिमेंट लिख दिए सच दैट एलिमेंट का प्रॉपर्टी। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म यही चीज़ है ना, हर एलिमेंट को कॉमा दे करके हम लोग जो सेपरेट किए हैं और करली ब्रैकेट के अंदर बंद किए हैं, करली ब्रैकेट के अंदर तो इसमें भी बंद है, लेकिन इसमें हर एलिमेंट को हम लोग को लिखना नहीं पड़ता है, बस एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिख दिए x, कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ x ही यूज करें, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो रट लेते हैं, y भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा,
प्रॉपर्टी ऑफ वाई, जेड भी लिख सकते हैं, वहाँ कोई भी वेरिएबल यूज किया जा सकता है। तो एक्स एलिमेंट हो गया और ये पी एक्स उसका प्रॉपर्टी हो गया। इस तरह से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और रोस्टर फॉर्म में करली ब्रैकेट के अंदर सारा एलिमेंट को लिखना पड़ेगा कॉमा दे दे करके सेपरेट करके, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन का सेट का। अब इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट में लिख देते हैं, ये दोनों को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो उसका एग्जाम्पल हो गया, तो इसको नोट कर लीजिए आप, हम लिखवा देते हैं। तो देख लीजिए स्टेटमेंट में इसको लिख देते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में किसी सेट को कैसे डिनोट करेंगे या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इन दिस मेथड एन आर्बिट्रेरी वेरिएबल, या ए वेरिएबल लिखिए डायरेक्ट, है ना, ए वेरिएबल एक्स विच, एक्स जो वेरिएबल था वो क्या डिनोट कर रहा था, विच represents an arbitrary element of the set, इसको लिखते हैं इन ब्रेसेज, ब्रेसेज मतलब ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट का यूज करते हैं ना। तो एक वेरिएबल x का यूज करते हैं जो किसी भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट को दिखा रहा है सेट का, देन सेमीकोलन यूज करते हैं हम लोग या कॉलन यूज करते हैं। उसके बाद कॉलन के बाद क्या करते हैं, अच्छा कॉलन के जगह हम लोग स्लैश भी यूज कर सकते हैं। स्लैश मतलब ये वाला साइन, ऑब्लिक का साइन, है ना, इसको भी यूज किया जा सकता है सच दैट के जगह पे, सच दैट के जगह पे इसको भी यूज कर सकते हैं। एंड देन राइटिंग इट्स प्रॉपर्टी, राइटिंग इट्स मतलब एलिमेंट्स प्रॉपर्टी लिख दीजिए, ज़्यादा प्रोनाउन यूज करना ठीक नहीं है। एलिमेंट्स प्रॉपर्टी या फिर प्रॉपर्टीज, क्योंकि हम बता दिए कि किसी भी एलिमेंट के पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी भी हो सकता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जनरली ये 3 स्टेटमेंट याद रखने का जरूरत नहीं है। सेट बिल्डर फॉर्म में किसी सेट को डिनोट करने का तरीका यही है कि एक वेरिएबल लेंगे, यहाँ कॉलन देंगे, सेमी कॉलन या कॉलन, आप जो पढ़िए इसको, हालांकि इसको कॉलन पढ़ते हैं, सेमी कॉलन हो गया नीचे कॉमा वाला, तो ए एक्स इसको सच दैट पढ़ेंगे और यहाँ रहेगा पी एक्स। ऐसे भी लिखा जा सकता है ए इज इक्वल टू एक्स स्लैश पी एक्स। तो सेट बिल्डर फॉर्म में किसी सेट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होगा। दूसरा रोस्टर फॉर्म को, रोस्टर फॉर्म या फिर इसी को क्या बोले, टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म में किसी सेट को लिखने का क्या तरीका है, इन दिस मेथड वी लिस्ट all the elements separated with commas within the braces, इस वाले ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट को कॉमा कॉमा दे करके सेपरेट कर देंगे, ये कहलाएगा रोस्टर फॉर्म। और इस तरह के फॉर्म में अगर डिनोट करते हैं तो ये कहलाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। अब कुछ यहाँ सेट का एग्जांपल लेते हैं जिसको हम लोग चेंज करेंगे। रोस्टर फॉर्म दिया हुआ रहेगा तो सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ अगर रहेगा तो रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ सेट के बारे में हम लोग देख लेते हैं, है ना, कुछ सेट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए फाइनाइट सेट क्या होगा,
फाइनाइट सेट क्या होगा, इनफाइनाइट सेट क्या होगा। नाम से ही पता चल गया होगा, बहुत लोग को समझ में आ गया होगा कि फाइनाइट सेट किसको बोलेंगे। एनी सेट which have finite number of elements, उसको फाइनाइट सेट बोलेंगे। कोई भी सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, फाइनाइट मतलब काउंट किया जा सकता है। जैसे a इज इक्वल टू लिख दिए 1 2 3 4 5 और यहाँ ब्रैकेट बंद कर दिए। इसमें हमको लास्ट एलिमेंट पता है, 5 पे जाके ख़त्म हो गया है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकते हैं, 5 एलिमेंट है इसके अंदर, तो इसको फाइनाइट सेट बोल देंगे। अगर इसी को ऐसे लिख दें सिर्फ 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे, अब ये फाइनाइट सेट नहीं है ना, ये फाइनाइट सेट नहीं है क्योंकि इसमें 5 ही एलिमेंट नहीं है, ये अभी आगे कंटिन्यू है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ये देना ज़रूरी है क्या, ये हाँ देना ज़रूरी है, इसका मीनिंग है ना, इसका मीनिंग है ना, ये वाला यहीं पे रुक गया और ये डॉट 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 मतलब कंटिन्यू है। सबको समझ में आ रहा है? तो ये डॉट का मतलब है, इसलिए ये डॉट देना ज़रूरी है। इसको हम लोग फाइनाइट सेट बोल सकते हैं, इसको फाइनाइट सेट नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट नहीं है। दूसरा, इनफाइनाइट सेट किसको बोलेंगे? ए सेट विच इज नॉट फाइनाइट। कोई भी सेट अगर फाइनाइट नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। जैसे ये वाला सेट फाइनाइट नहीं था तो इनफाइनाइट होगा, तो इसको बोल देंगे हम लोग इनफाइनाइट सेट। और ये वाला था फाइनाइट सेट। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है इसका और डिफिनेशन भी। अच्छा, कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a set is called cardinal number of that set. Cardinal number of that set. किसी भी सेट में फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और कार्डिनल नंबर क्या है? किसी भी सेट के अंदर जितना एलिमेंट आता है वो उस सेट का कार्डिनल नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू ए बी सी, तो a के अंदर 3 एलिमेंट है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ a इज इक्वल टू कितना? 3। यहाँ a जो सेट था इसका कार्डिनल नंबर 5 था क्योंकि 5 एलिमेंट है। अच्छा, कार्डिनल नंबर ऑफ a जो इतना लंबा लिख रहे हैं इसको ऐसे दिखा सकते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ a इज इक्वल टू 3, या इसको पढ़ सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज इक्वल टू 3। इसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a इज इक्वल टू 3। तो इतना लंबा स्टेटमेंट लिखने से अच्छा है कि NA से डिनोट करेंगे इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल टू 3 या कार्डिनल नंबर ऑफ A इज इक्वल टू 3, क्योंकि उसके पास 3 एलिमेंट है। अगर सेट इनफाइनाइट है तो उसका कार्डिनल नंबर नहीं बता सकते हैं। कार्डिनल नंबर हम लोग किसका बताएंगे? फाइनाइट सेट का, जिसमें हमको पता है कि कितना एलिमेंट होने वाला है। अच्छा, अब दो सेट को इक्वल कब बोलेंगे ये भी देख लीजिए, उसके बाद इसको रब कर देंगे। तो एक इक्वल सेट क्या कब कहलाएगा? दो सेट को इक्वल सेट तभी बोलेंगे जब दोनों का एलिमेंट एकदम सेम हो, मतलब दोनों सेट ही एकदम सेम होगा, तभी इक्वल सेट कहलाएगा। जैसे a इज इक्वल टू ए बी सी, b इज इक्वल टू 1 2 3 और c इज इक्वल टू 1 2 3 या 3 2 1, किसी भी तरह से लिख सकते हैं इसको। चलिए ऐसे लिख देते हैं यहाँ 1 3 2। देखिए अब यहाँ पे सेट B और C को इक्वल सेट कह सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट B में है वही एलिमेंट C में है।
जितना एलिमेंट बी में है उतना ही एलिमेंट सी में है। मान लीजिए कि डी में यहाँ पे 1 2 3 4 होता, अब बी और डी को इक्वल नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ज़्यादा है। इक्वल का मतलब क्या हुआ कि हर तरह से दोनों सेट इक्वल दिखना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। क्यों? क्योंकि ए का एलिमेंट 3 ही है इसमें, 3 ही है इसमें, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि इसका एलिमेंट अलग अलग है, इसका एलिमेंट अलग अलग है। बी इज इक्वल टू सी कहा जा सकता है क्योंकि जो एलिमेंट इसमें आ रहा है वही एलिमेंट इसमें आ रहा है। ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता है। इसके बी के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 2 और 3। सी के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 2 और 3। ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता है, किसी भी एलिमेंट को इधर उधर लिखा जा सकता है। बस जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें भी होना चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए। ठीक है, कार्डिनल नंबर तो सेम होना ही चाहिए, एलिमेंट भी दोनों के अंदर सेम होना चाहिए, तभी इक्वल सेट कहलाएगा। जैसे अब सी और डी या बी इज नॉट इक्वल टू डी, सी इज नॉट इक्वल टू डी। ठीक है, ये सब इक्वल नहीं है। ठीक है, अच्छा ए और बी इक्वल तो नहीं था, लेकिन इसको इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं। इक्विवेलेंट सेट क्या है कि अगर दो सेट का कार्डिनल नंबर सेम हो जाए। ठीक है, यहाँ जगह है, लिख दे रहे हैं। इक्विवेलेंट सेट किसको बोला जाएगा? इक्विवेलेंट सेट इफ कार्डिनल नंबर ऑफ टू सेट्स आर इक्वल। मतलब दो सेट का अगर कार्डिनल नंबर सेम हो जाए तो दोनों सेट इक्विवेलेंट कहलाएगा। कार्डिनल नंबर सेम होने का मतलब जैसे एक सेट ए है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, बी है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो दोनों का कार्डिनल नंबर सेम हुआ, तो दोनों को इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। मतलब देखिए, रब कर लीजिए इसको, थोड़ा फ्रेश से लिखेंगे अच्छा रहेगा। हाँ, तो इक्वल सेट किसको बोला गया था? इक्वल सेट किसको बोला गया था? टू सेट्स having same elements, example a is equal to a b c, b is equal to b a c। मतलब दो सेट के पास अगर नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होना ही चाहिए, एलिमेंट भी एकदम जो उसमें है वही इसमें भी होना चाहिए, तभी दोनों को इक्वल सेट कहा जाएगा। ठीक है, तो हम a इज इक्वल टू बी कह सकते हैं। और इक्विवेलेंट सेट होने के लिए देखिए, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एकदम कमेंट करके पूछ सकते हैं। सब कुछ फ्री सेवा है, एकदम 1 रुपया आपका लगने वाला नहीं है। इसलिए अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी चीज़ को सुधारने का ज़रूरत है, तो आप हमको बता सकते हैं कमेंट करके। देखिए, इक्विवेलेंट सेट किसको बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट बोलने के लिए क्या बताया कंडीशन कि बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। यहाँ सेट ए इज इक्वल टू सेट बी नहीं बोला जा रहा है, सिर्फ कार्डिनल नंबर ऑफ ए और कार्डिनल नंबर ऑफ बी अगर इक्वल हो जाए तो हम क्या कह सकते हैं? देन सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी। एकदम सिंपल, ये ऐसे करके डिनोट कर सकते हैं इसको कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी है तो ए इज इक्विवेलेंट टू बी कहलाएगा। ये इक्विवेलेंट का सिंबल दे दिए हैं। ठीक है, जैसे इसका भी एग्जांपल लिख लीजिए। अगर ए इज इक्वल टू 1 2 3 है और बी इज इक्वल टू ए बी सी है, तो दोनों को हम देख लीजिए, यहाँ एन ए इज इक्वल टू 3 और एन बी इज इक्वल टू भी 3, तो ए इज इक्विवेलेंट टू बी कह सकते हैं। बट ए इज नॉट इक्वल टू बी क्योंकि एलिमेंट्स डिफरेंट है दोनों का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिर्फ सेम है, एलिमेंट अलग अलग है। तो आप अब समझ गए होंगे कि इक्वल सेट किसको बोलेंगे? जब दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम हो ही, एलिमेंट भी सारा सेम हो, जो इसमें है वही इसमें होना चाहिए। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में क्या है
कि इसमें 3 एलिमेंट तो इसमें भी 3 एलिमेंट, इसमें 5 तो इसमें भी 5, बस इतना ही सिर्फ मायने रखता है। एलिमेंट कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, तो उसको इक्विवेलेंट सेट कहा जाएगा। ठीक है, एवरी इक्वल सेट, एवरी पेयर ऑफ इक्वल सेट या each pair of equal sets is equivalent, but equivalent sets are not इक्वल। कोई नया चीज़ नहीं लिख दी है, आप खुद से भी देख रहे होंगे और खुद भी समझ में आ रहा होगा कि जो दो सेट इक्वल है ये दोनों को इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि NA इज इक्वल टू NB भी तो है यहाँ पे। तो जो इक्वल सेट है उसको इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, लेकिन जो इक्विवेलेंट है उसको इक्वल नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल है ना। इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल। तो फिलहाल इंट्रोडक्शन तो यहीं तक था। अब इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन सेट्स का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग को कुछ करना है एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज में, और आप चाहें तो खुद से NCERT का एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं। 1.1 पूरा का पूरा बनेगा। अगर आपसे नहीं बना, हमको तो बनाना ही है, हम तो पूरा का पूरा बना करके वहाँ वीडियो डालेंगे। आप खुद से एक बार ट्राई कर लीजिए अपने से, इंट्रोडक्शन देख करके सेट्स का एक्सरसाइज 1.1 कोशिश कीजिए बनाने का। बस किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं।